देखिए आपका सेक्शन 6 चल रहा था भाई, आपका आईपीसी का। थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए, अब इधर की धाराएं तेजी से खींचा जा सकता है। देखिए सेक्शन आपका 6 की भूमिका आपका बताई जा रही थी कि धारा 6 आपका अध्याय 4 की कुंजी है। यानी कि धारा 6 ये बताती हैं कि ये जो जनरल एक्सेप्शन है, यानी कि आपका आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक जो धाराएं हैं, ये सभी अपराध की परिभाषा परंतु इत्यादि में सम्मिलित मानी जाएंगी, भले ही आपका इन्हें दोहराया न गया हो। यानी कि भले किसी सेक्शन के नीचे आपका भले न लिखा गया हो, लेकिन ये माना जाएगा कि ये लिखा गया है। अर्थात धारा 6 अपराध को कंट्रोल भी करता है, ये कहा जा सकता है। यानी कि जो ये आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक आगे पढ़ाया जाएगा, ये पूरे आईपीसी लोकल लॉ स्पेशल लॉ में दिए गए अपराधों को कंट्रोल करती हैं धाराएं। अर्थात बैठिए भाई अंदर। यानी कि कंट्रोल करते हैं मतलब ये नियंत्रित करती हैं। तो धारा 6 आपका सामान्य बातें बता दी गई थी भाई कल आपका, मैंने पिछले लेक्चर में। अब धारा 6 का आपका बेयर एक्ट और दृष्टांत देखना है मुख्य रूप से। देखिए धारा 6 कहती क्या है। संहित बैठिए भाई। सही आ जाने दीजिए भाई, एक सेकेंड और रुक जाइए तभी। देखिए आपका धारा 6 शुरू किया जाए। धारा 6 कहती क्या है आपका। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। यानी कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और है हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि जो अध्याय 4 आईपीसी में 76 से लेकर 106 तक में बातें बताई गई हैं, वह प्रत्येक अपराध की परिभाषा, अपवाद, दंड, दृष्टांत, परंतु इत्यादि में सम्मिलित मानी जाएगी, भले उन्हें स्पष्ट रूप से वहां लिखा न गया हो। जैसे कि एक उदाहरण बताया गया था चोरी के अपराध का 378 में थेफ्ट को परिभाषित किया गया है। कहीं यह बात नहीं लिखी गई है कि 7 वर्ष से कम का बालक अगर चोरी करता है तो उसे उस चोरी के लिए सजा नहीं दी जाएगी। तो 378 आपका ये माना जाएगा कि 378 के नीचे 76 से लेकर 106 की धाराएं लिखी गई हैं और सभी अपराधों में ये धाराएं सम्मिलित मानी जाएंगी। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर बार बार लिखना पड़ता तो होता क्या, एक ही बात बार बार रिपीट होती। अतः सेक्शन 6 के कारण आईपीसी का जो मैंने बहुत बड़ी हो जाती, वह सीमित भी कर देती है और बता देती है कि बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है।
फिर बताया गया कि इन अपवादों का बचाव अपराध में लिया जा सकता है। तो आईपीसी के तहत ऑफेंस को कहाँ स्पष्ट किया गया है? 40 में। तो अपराध में कल भी पिछले लेक्चर में बताया गया था कि अपराध में क्या शामिल है, ऑफेंस में क्या शामिल है। जो आईपीसी के तहत ऑफेंस है, जो स्पेशल लॉ, जो लोकल लॉ, उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। यानी कि इनका बचाव किन अपराधों में लिया जा सकता है, जिसमें पूछा गया था? तो उपर्युक्त सभी में, ये नहीं कि केवल आईपीसी के तहत। इस बात को समझाने के लिए जो मैं उदाहरण बताया, उसी तर्ज पर दो उदाहरण दिए गए हैं बेरेक में। पहला देखिए, इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह एक्सप्रेस नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसा अपराध नहीं कर सकता, लेकिन 82 लागू होगी। माना जाएगा कि सभी अपराधों में ये लिखा गया है कि 7 वर्ष से कम का बालक अपराध करने में क्या है? अक्षम, भले वहां एक्सप्रेस रूप से लिखा न गया हो, माना जाएगा। दूसरा आपका एक पुलिस अफसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वह यह को पकड़ने के लिए विधितः बाध्य है, और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आएगा? 76। यानी कि आपका ला द्वारा बाउंड, यानी कि बी द्वारा क्या है बात। तो भाई 76 आपका कहती हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी ला द्वारा किसी एक्ट को करने के लिए बाउंड है, अगर वह एक्ट करता है तो उसने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं किया। और चूंकि हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस बाध्य है, पुलिस पकड़ ली, तो क्या कोई अपराध कर दी? नहीं। तो भले आपका मैंने कह सकते हैं कि सदोष परिरोध में ये बात न लिखी गई हो, लेकिन अगर सदोष परिरोध 340 आईपीसी वाला विधिपूर्ण था, वैलिड था, कानूनन सही था, तो वह अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं। आइए सेक्शन 7 कहता है, एक बार अस्पष्टीकृत पद का भाव। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज को एक बार किसी सेक्शन में क्लियर कर दिया गया है, तो वह शब्द जिन जिन सेक्शनों में आए, सामान्यतः उसका अर्थ वहीं लगाया जाएगा। बार बार उसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपका मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति की परिभाषा सेक्शन 22 में दी गई है। तो आईपीसी में अब जहां भी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, बार बार उसको परिभाषित नहीं किया जाएगा। जब एक बार परिभाषा दे दी गई, तो आपका वह परिभाषा ही सामान्यतः हर एक जगह लागू होगी, जब तक कि विपरीत परिभाषा किसी सेक्शन में न दी गई हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विधायिका ये चाहती हैं कि जो धारा 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा दी गई है, किसी स्पेशल सेक्शन में इस परिभाषा को न मानकर दूसरी परिभाषा मानी जाए, तो स्पष्ट रूप से उस स्पेशल सेक्शन में अलग परिभाषा लिखी जाएगी। अगर नहीं लिखा है, तो एक बार जब परिभाषा दे दी गई, तो पूरे कानून में वो परिभाषा या एक्सप्लेनेशन क्या होगा? मान्य होगा। आपका हर एक कानून में भी यही चलता है, चाहे सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, एविडेंस हो। जब एक बार बता दिया गया, तो हमेशा क्या चलेगा? वैसा ही। अगला देखिए, सेक्शन 8 लिंग आपका, यानी कि जेंडर। तो सामान्य नियम यह है कि जहाँ जहाँ पुल्लिंग शब्द आए, वहाँ वहाँ स्त्रीलिंग माना जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ आपका कह सकते हैं कि मेल आए,
वहाँ वहाँ फीमेल अपने आप शामिल माना जाएगा, जब तक कि स्पष्ट रूप से कानून में ये न लिखा हो कि मेल या फीमेल। यानी कि फिर एक बार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, दो तीन उदाहरण भी हम बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जहाँ जहाँ पुल्लिंग वाचक शब्द आता है, स्त्रीलिंग अपने आप माना जाएगा कि वहाँ स्त्री भी वह कार्य कर सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेल लिखा है तो अपने आप वहाँ फीमेल लिखा हुआ माना जाएगा, जब तक कि कानून इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधान नहीं करता। तो कुछ अपराध ऐसे हैं जो पुरुष द्वारा ही किए जा सकते हैं, स्त्रियों के विरुद्ध ही। जैसे उदाहरण के रूप में 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी। तो यहाँ केवल पुरुष लिखा है और किसके प्रति अपराध कर सकता है? स्त्री के। तो यहाँ पुल्लिंग में स्त्रीलिंग शामिल है कि नहीं? नहीं है। यानी कि अगर कानून स्पेशली बंटवारा कर देता है कि केवल स्त्री केवल पुरुष, तब तो वहाँ केवल स्त्री केवल पुरुष। नहीं बंटवारा करता तो मेल में क्या शामिल माना जाएगा? फीमेल भी। लेकिन हम बंटवारा एक उदाहरण बताया, अब उतना नहीं संभव है बताना। नौवा ये आपका वचन देखा जाए, यानी कि आपका नंबर देखा जाए, तो वचन में भी वही जहाँ जहाँ एक वचन आए वहाँ बहुवचन अपने आप माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक वचन, बात न करिए भाई, एक वचन जो शब्द आए कहीं वहाँ बहुवचन, यानी कि कई नंबर अपने आप माने जाएंगे। जैसे कि अगर कहीं आता है कि यह व्यक्ति एक व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि एक से अधिक व्यक्ति भी वहाँ क्या हो सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेकिन भी लगाकर पढ़ना है। जहाँ कानून में स्पेशली दे दिया गया हो नंबर, वहाँ ये सेक्शन काम नहीं करेगा। यानी कि सेक्शन 9 वहाँ काम नहीं करेगा एक वचन में, जहाँ की स्पष्ट कितने नंबर होने चाहिए, व्यक्तियों की कितनी संख्या होना चाहिए, कानून में स्पष्ट रूप से क्या किया गया, अलग से लिखा गया है। तो अब संख्या पर आ जाइए, और जहाँ जहाँ संख्या है प्रयास ये करिए कि इसको रट कर जाइएगा, पूछा जाता है। तो 34 में आ जाइए। सेक्शन 34 में व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी हो, दो या एक से अधिक। तो यहाँ एक वचन न मार दीजिएगा, क्योंकि कानून में स्पष्ट लिखा गया है कि जब एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि दो या दो से अधिक, तो एक वचन नहीं, यहाँ कम से कम कितना, दो। इसके बाद आपका आता है 141। अनलॉफुल असेंबली में स्पष्ट लिखा गया है कि कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ 4 3 1 2 नहीं मारना है, कम से कम कितना, न लिखा रहे तब सेक्शन 9 लागू होगा। इसके बाद आपका 146 में आ जाइए। बलवा या राइट में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी, 5। फिर आपका 149 कॉमन ऑब्जेक्ट में भी कम से कम कितना, 5। फिर 159 दंगा में कितना, 2। फिर आपका डकैती आता है, तो डकैती में कम से कम कितने व्यक्तियों, 5। तो किस मामले में, अगर फिर एक बार देखिए ध्यान से, यदि कानून में स्पष्ट रूप से व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख किया गया है, तो जब तक कम से कम उतने व्यक्ति न हो वे अपराध नहीं होंगे। सेक्शन 9 तब लागू होगा जब कानून में किसी स्पेशल धारा में कोई विपरीत बात न लिखी हो। तो एक व्यक्ति चाहे दो व्यक्ति चाहे 3 या 4 या 100, लेकिन स्पेशल लिखा गया है कि कम से कम इतने व्यक्ति होने ही चाहिए, तो वहाँ एक वचन
या अकेले एक व्यक्ति काम नहीं करेगा। और कितनी धाराओं में लिखा है ये हमने लिस्ट बना दी है। पिछली बार आपका पूछा भी गया था कि बलवा में कम से कम कितने व्यक्ति, 5। और फिर आपका विरुद्ध जमाव में कितने, 2 नहीं 5। और दंगा में कितने, 2। ये रट कर जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ लिस्ट से बनता है। धारा 10 भी खूब पूछा जाता है, मेल और फीमेल। आपका ये पूछा जाता है कि जहाँ भी शब्द मेल या फीमेल या पुरुष या स्त्री आए तो क्वेश्चन ये बना है कि किस आयु की पुरुष स्त्री। देखिए कैसे भरम आएगा। तो पहले जवाब देख लिया जाए। अगर ये क्वेश्चन एमपी में 2 बार रिपीट किया, थोड़ा अंडरलाइन करिए इसको, सेक्शन 10 2 बार रिपीट किया है। स्त्री या पुरुष का मतलब कि किस एज की स्त्री या पुरुष। तो एक ही लाइन याद रखिएगा, किसी भी आयु की स्त्री या पुरुष। यानी कि चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे अभी पैदा हुए हुए 1 सेकेंड ही क्यों न हुआ हो, अगर नर है तो वह पुरुष कहा जाएगा और नारी है तो स्त्री कही जाएगी। एज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही सतर्क रहना है। फिर एक बार हम बता दें कि नर और नारी का मतलब किस एज की नर नारी। तो आपका जवाब रहेगा किसी भी एज की। यही पूछा जाता है। अब इतना इसमें उलझा देगा। देखिए कैसे उलझाता है। 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम, आपका किसी भी आयु का नर नारी। इतना उलझा देता है कि जो नए लड़के रहते हैं, जो न पढ़े हो सेक्शन, वो कहेंगे कि भाई 7 वर्ष से कम का बच्चा तो 82 में है। तो ऐसी दशा में घबराना नहीं है। पहला ऑप्शन देखना है कि किसी भी एज का नर और नारी। दूसरा नियम आइए। दूसरा नियम ये देखना है कि यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अगर किसी सेक्शन में स्पेशली तौर पर एज दिया गया है तो सेक्शन 10 का नियम वहाँ अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि अगर आईपीसी की किसी धारा में एज स्पष्ट रूप से बता दी गई है तो क्या ये सेक्शन 10 वहाँ लागू होगा कि नहीं। नहीं। अब कहाँ कहाँ स्पेशली एज बताई गई है, अब आप दिमाग में लगा के 6-7 उदाहरण कम से कम निकालना है जहाँ की उतना ही एज मानी जाएगी जहाँ बेयर एक्ट में दिया गया है और धारा 10 वहाँ काम नहीं करेगी। जैसे कि आपका एक एक करके हम बताना शुरू करते हैं। पहले हम बताते हैं आपका 82। स्पष्ट रूप से दिया गया है कि बच्चा कितने से कम हो। तो क्या यहाँ धारा 10 लागू करके किसी भी आयु का मार देंगे। नहीं। यहाँ जब आ जाए तो स्पेशल नियम है, किसी भी आयु का नहीं, केवल किस आयु का, जो 7 वर्ष से क्या हो कम। फिर आपका 83 आ जाइए, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम। धारा 90 आ जाइए, आपका कह सकते हैं कि जो 12 वर्ष से कम एज का बच्चा है वह किसी भी कार्य के लिए कंसेंट दे ही नहीं सकता, सम्मत दे ही नहीं सकता। फिर आपका आ जाइए 300 नहीं 293 आ जाइए। पूछा गया था पिछली बार एपीओ में तरुण किसे माना जाएगा। तो जिसकी एज कितना से कम हो, 20 ईयर्स। कितना से तरुण या आपका जुनाइल किसको माना जाएगा। यानी कि यंग किसको, यंग भाई यंग किसको माना जाएगा। तो पूछा गया था जिसकी एज यहाँ क्या हो, 20 वर्ष से क्या हो कम। इसी प्रकार किडनैपिंग में एज दी गई है। धारा 361 में अगर नर है तो 16 वर्ष से कम और स्त्री है यानी कि तो 18 वर्ष से कम, 18 से कम। यहाँ भी धारा 10 अप्लाई नहीं करेगी। इसके बाद दुराचार के मामलों में दिया गया है 12 से कम, 16 से कम, 18 से कहीं कम दिया है।
तो इन धाराओं में जो हमने प्रावधान बताए, ये किसी भी आयु का नर और नारी न मार दीजिएगा। यहाँ अलग नियम है और ये नियम धारा 10 पर प्रिवेल करेंगे, अभिभावी होंगे। तो भाई कोई समस्या हो तो बताते रहिए, कोरिलेशन ज़्यादा चल रहा है और क्वेश्चन 3-4 निकाल दिए गए एपीओ के कोरिलेशन में। एक तो भाई संख्या पूछी गई थी जो 9 से निकाला गया, और इससे देखिए, इससे बता दिया जाए भाई कौन कौन क्वेश्चन बना था। जे में जो क्वेश्चन बना था वह 361 से बना था इस बार 2018। फिर आपका जो एपीओ में बना था वह 293 से बना था, अश्लील वस्तुओं का विक्रय इत्यादि। तरुण को करिए तो दंड ज़्यादा होगा, तो तरुण की एज पूछी गई थी कितने से कम, 20 साल। 82, फिर एक बार देखिए, ये क्वेश्चन भी यूपी एपीओ में बना था, डोली इनकैपेक्स के नाम से, तो 82 भी। और ये तो लगातार बनता रहता है कि कितने साल से कम का बच्चा किसी भी कार्य के लिए कंसेंट देने में असमर्थ माना जाता है। 12 साल की 12 साल से कम, यही क्वेश्चन बनता है। तो आपका क्या जवाब रहेगा? जो बच्चा 12 वर्ष से क्या हो, अब यहीं भर में आएगा, 12 वर्ष, 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से कम, तो कौन बच्चा है? तो यहाँ किसी भी आयु का न मार दीजिएगा। 11 देखिए भाई, सेक्शन 11 में पर्सन परिभाषित है, व्यक्ति परिभाषित है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। जब भी इसको पढ़िएगा व्यक्ति को, तो कम से कम आपका पुलिस अधिनियम भी दोहराए रहिएगा, और पुलिस अधिनियम का सेक्शन 1 दोहराए रहिएगा। वहाँ भी व्यक्ति या पर्सन को डिफाइन किया गया है। व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? तो कोई कंपनी, समूह या व्यक्तियों का संगम पर्सन में शामिल है। तो फिर एक बार व्यक्ति का पहले बेरेक्ट हो जाए एक लाइन, तब आपका बंटवारा किया जाए। यहाँ क्वेश्चन आपका देखिए कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि पर्सन को किस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है, 11। इसी से जोड़ लीजिएगा, पर्सन को और कहाँ कहाँ बताया गया है, तो पुलिस अधिनियम की धारा 1 में। फिर टीपीए में पूछे तो धारा 5 के सेकेंड पैराग्राफ में। टीपीए में अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्ति को कहाँ स्पष्ट किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन आपका 5 का सेकेंड पैराग्राफ। तो व्यक्ति में क्या क्या शामिल है तब थोड़ा डिटेल में हम बताते हैं। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, व्यक्तियों का निकाय माने समूह। बॉडी, निकाय मतलब ना है तो लिख लीजिए बॉडी, समूह होता है। चाहे वह निगमित हो या न हो। निगमित का न समझ में आए तो लिख लीजिए रजिस्टर्ड, ना है तो लिखिए बैरक पर। निगमित हो का मतलब रजिस्टर्ड हो, यानी कि पंजीकृत हो। तो बताइए, अगर कोई कंपनी है, कोई संगम है, व्यक्तियों का निकाय या समूह है, अगर वह रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वह व्यक्ति माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और रजिस्टर्ड है तब भी माना जाएगा। यही क्वेश्चन आपका भरमाऊ आता है कि व्यक्तियों का कोई समूह है, वह कब व्यक्ति धारा 11 में माना जाएगा? जब वह पंजीकृत हो, यानी कि रजिस्टर्ड हो। जब वह पंजीकृत न हो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? बेरेट की भाषा पकड़िए, चाहे निगमित हो या न हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समूह, संगठन या कंपनियां हैं, ये रजिस्टर्ड हो तब भी व्यक्ति, और न रजिस्टर्ड हो तब भी क्या मानी जाएंगी? व्यक्ति। अब आइए, आपका पूछा जाता है कि होमोसाइड क्या है, मानववध क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, वध करना ही मानववध है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि व्यक्ति में तो कंपनी भी है, समूह भी है, संगम भी है,
तो क्या कंपनी किसी का मर्डर कर देगी? नहीं। तो सही जवाब क्या है कि किसी मानव द्वारा दूसरे मानव का वध करना ही, यानी कि किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना ही मानव वध कहलाता है, क्योंकि कंपनी मार नहीं सकती। अब व्यक्ति, आइए, दो प्रकार के होते हैं। व्यक्ति को पहले बंटवारा कर दिया जाए। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम माने बनावटी, बनावटी माने फिक्शन। तो फिक्शन थ्योरी पूछा जाता है कि फिक्शन थ्योरी किससे संबंधित है? कल्पितार्थ सिद्धांत। तो आपका जूरिस्प्रूडेंस में जवाब रहेगा विधिक व्यक्तित्व से, लीगल पर्सनालिटी से। खूब पूछा जाता है। यानी कि इसका मतलब कि न तो वह सांस ले सकता है, न चल सकता है, न बोल सकता है, न खा सकता है, फिर भी जबरदस्ती कल्पना के आधार पर, अनुमान के आधार पर, या मानद या डिम्ड के आधार पर उसको व्यक्ति मान लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आता है, पिछली बार आया भी था, कि पिछली बार जे में क्वेश्चन आया है कि सर्वप्रथम किस वाद में आपका कंपनी को अलग पर्सन या व्यक्ति माना गया? तो वह केस है सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी, कि प्राकृतिक व्यक्ति अलग और कंपनी क्या है? अलग। तो पहला व्यक्ति में प्रकार कौन हो गया? अप्राकृतिक, यानी कि कृत्रिम, जैसे कंपनी, समूह, संगठन इत्यादि। दूसरा होता है व्यक्ति में हम लोग जैसे प्राकृतिक व्यक्ति या नेचुरल पर्सन, नैसर्गिक व्यक्ति, यानी कि हम लोग प्राकृतिक व्यक्ति हैं, ये भी हम लोग भी व्यक्ति माने जाएंगे। और जो वो सब आपका कंपनी इत्यादि हैं वह भी व्यक्ति। अंतर ये है कि हम लोग नेचुरल हैं और वो क्या हैं? अननेचुरल। और कोई अंतर नहीं। आगे देखिए भाई, धारा 12 आ जाइए। पब्लिक की परिभाषा दी गई है। पब्लिक का मतलब क्या हुआ? लोक का मतलब क्या हुआ? तो लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि लोक का कोई क्लास या लोक का कोई या पब्लिक का कोई समुदाय है, वह पब्लिक के अंतर्गत आता है। पब्लिक मतलब आम जनता। अब आम जनता के बारे में कम से कम एक उदाहरण देखा जाए। कई अपराध ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि पब्लिक के प्रति या लोक के प्रति किए जाते हैं। और पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अपराध है, पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप। भाई आपका बताया गया था, लोक उपताप या पब्लिक न्यूसेंस सबसे उत्तम उदाहरण है। लोक का मतलब व्यक्तियों का कोई समूह या वर्ग या समुदाय, यानी कि इसका मतलब कि पब्लिक न्यूसेंस या आईपीसी की धारा जो 268 में पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया गया है, तो उसमें इफेक्ट किस पर पड़ता है? एक व्यक्ति पर कि पब्लिक पर? तो पब्लिक का मतलब कहाँ से निकालेंगे? यहाँ 12 से। पब्लिक का मतलब क्या हुआ? तो व्यक्तियों का वर्ग, यानी कि एक व्यक्ति की बहुत से व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति। जैसे कि ये धुआं कर रहा है और पूरा मोहल्ला खांसने लगा, तो एक व्यक्ति प्रभावित हुआ कि पब्लिक प्रभावित हुई? अब ये नहीं कि पूरा देश प्रभावित हो गया, अलग बात है। लेकिन पब्लिक मतलब कि कुछ व्यक्तियों का वर्ग भी प्रभावित हो गया, तो इसे लोक पर प्रभाव डालने वाले अपराध कहेंगे। आगे डिटेल में और चलेगा। आइए, धारा 13 क्वीन की परिभाषा थी। क्योंकि ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था तो बहुत फालतू क्वेश्चन बनेगा। तो कौन कौन सी धाराएं निरसित हैं आईपीसी की, ये पूछ सकता है। तो फिर एक बार पुलिस एक्ट का पहले बताइए, पुलिस एक्ट की कौन कौन सी धाराएं? रिवीजन भी करते रहना है।
6, 11, 38, 39, 40, 41। पुलिस एक्ट की 6 धाराएं रिपील हैं। इसके बाद एविडेंस का पिछली बार एपीओ में आया कि एविडेंस की कौन सी धारा रिपील है, तो आपका 2 और सन पूछा गया था 1938। फिर एक बार देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 निरसित हैं, रिपील हैं, और सन पिछली बार पूछा गया तो सन भी याद करना है 1938। उसी प्रकार धारा 13, चूंकि अंग्रेज बना कर गए थे, क्वीन की परिभाषा दिए थे, तो जब क्वीन रहा नहीं, हम आज़ाद हो गए, तो 1950 में इसको क्या कर दिया गया, निरसित। तो जो फालतू क्वेश्चन रहते हैं वो देखिए कैसे बनते हैं इस पर। आईपीसी की कौन सी धाराएं रिपील हैं, तो पहली धारा 13 मिली। दूसरा, इसमें क्या परिभाषित किया गया था, पहले क्वीन को। तीसरा क्वेश्चन फालतू जो बनते हैं भरमाने के लिए, आपका कि यह धारा किस सन में रिपील कर दी गई, तो सन बेयर एक्ट में लिखा है 1950। यानी कि आपका विधि अनुकूलन आदेश, ला एडाप्शन आर्डर 1950 द्वारा। तो कोई मतलब नहीं है, निश्चित मतलब पढ़ना नहीं है, समाप्त हो गई है। इसके बाद आपका धारा 14, सरकार का सेवक। अब आपका कह सकते हैं कि 2 एंगल से पढ़ना है। 14 को अभी हम बताते हैं, कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। पहले तो आइए आपका, इसके बाद 15, ब्रिटिश इंडिया। ये भी परिभाषा 1937 में समाप्त कर दी गई। धारा 16, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1937 में निश्चित कर दिया गया। धारा 17 में सरकार परिभाषित है, और सरकार पढ़िए तब आपका कह सकते हैं कि सरकार का सेवक पढ़ा जाता है। तो 17 से उठाना है धारा, और यही आपका 2-3 को रिलेट करना है जिससे क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है भाई। थोड़ा पहला एक है क्वेश्चन, पहले देखिए, आपका सरकार का सेवक यानी कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट आपका ये जानना है, तो पहले गवर्नमेंट को जानेंगे, सरकार को जानेंगे कि सरकार की परिभाषा आईपीसी के किस सेक्शन में दी गई है। तो क्या मार्क कराएंगे, 70। अगला क्वेश्चन, सरकार में कौन कौन सी सरकार शामिल है, तो भारत में 2 ही तो सरकारें हैं, या तो केंद्र की सरकार या दूसरा, तो सरकार में शामिल हैं केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों। इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। इसके बाद झारखंड ने पूछा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार की परिभाषा, यही कोरिलेट कर लीजिए। समुचित सरकार की परिभाषा आईपीसी की धारा 55A में दी गई है। पिछली बार झारखंड में आया था क्वेश्चन एपीओ में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 55A में दी गई है। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि समुचित सरकार का मतलब कौन सी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों। इनमें से कोई नहीं, तो सरकार केवल 2 ही तो हैं, कौन कौन, केंद्र की और कौन। तो समुचित सरकार मतलब कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों। दोनों मार्क कराइए, एक नहीं। फिर समुचित सरकार की अगली परिभाषा पूछी जा सकती है सीआरपीसी में 432 के क्लाज 7। लिख लीजिए, तो सीआरपीसी की धारा 432 का क्लाज 7 पढ़ेंगे, यानी कि 432 के क्लाज 7 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताया गया है। वहाँ भी यही परिभाषा चलेगी। आपका समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों। तो क्या मार्क कराना है, दोनों।
फिर 3 आइए तो आपका सरकार की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 17 में, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 55A में, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन सीआरपीसी की धारा 432 के क्लाज 7 में, और आपका अंतिम आ जाना है संविधान में। तो सरकार के कितने अंग होते हैं संविधान के तहत? 3। एक आपका लेजिस्लेचर विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ये सरकार के कितने अंग हैं? 3। तो भाई ये भी आपका पूछा जाता है। अब आइए, अब सरकार जब 17 में आप पढ़ लिए तो तुरंत बैक होना है 14 पर, यानी कि सेक्शन 14 में सरकार का सेवक परिभाषित किया गया है। तो फिर एक बार याद रखिए, पहले सरकार पढ़िएगा और तब सरकार का सेवक पढ़िएगा। पहले धारा 17 पढ़िएगा और तब कौन सी धारा बैक होइएगा? आपका 14। देखिए, सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार द्वारा, अब सरकार का मतलब कौन सी सरकार? अभी बताया गया, केंद्र की, राज्य की, दोनों दोनों। तो सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने बने रहने दिया है या नियुक्त किया है या नियोजित किया है, वह सरकार का सेवक माना जाता है। अब समस्या ये आई कि क्या ये जो न्यायाधीश हैं क्या सरकार के सेवक हैं कि नहीं? नहीं है। फिर याद रखे, फिर एक बार याद रखे, ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि, ये सरकार के सेवक नहीं हैं। और चूंकि सरकार के सेवक नहीं हैं, अतः जज अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार। ये मामला जाएगा आपका कई धाराओं में जाएगा। एक तो जब हाई कोर्ट आप पढ़ते हैं तब, और दूसरा राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व, टार्टियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट में जाएगा, और अनुच्छेद 300 भाई फिर याद रखिए, न्यायाधीश क्या राज्य के सेवक हैं कि नहीं? सरकार के सेवक, पब्लिक सर्वेंट हैं। फिर हम बता दें, यानी कि लोक सेवक अभी हम बताएंगे इसमें उसमें है, लेकिन सरकार के सेवक नहीं है। मैं यानी कि जब सरकार के सेवक नहीं हुए तो सरकार का कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं, और इनके गलत कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार नहीं होगी? सरकार। फिर एक बार देखिए, सरकार का सेवक को 3 भागों में बांटिए। या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने जिन व्यक्तियों को सरकार के सेवक के रूप में बने रहने दिया हो बने रहने दिया हो का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझा जाता है, यानी कि जो लोग अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे और उस सरकार में कार्य कर रहे थे, जब भारत आज़ाद हो गया तो जो अंग्रेजी सरकार में जज थे या जो सरकार के सेवक थे अंग्रेजी सरकार के, उनको ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया कि या तो आप रिटायर होकर पेंशन पाइए या आप भारत की सरकार में बने रहिए, राज्य की सरकार में बने रहिए। यानी कि जिनको रिटायर हो जाना है क्या कर लें? रिटायर। नहीं तो अब किसके आप सेवक हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी और के नहीं, और इंग्लैंड के। अब किसके सेवक? भारत। तो जो लोग उस समय भारत माने
अंग्रेजी सरकार में कार्य करते थे, भारत सरकार का कार्य करने लगे, वह नियोजित नहीं हुए, बल्कि पहले से वो नियोजित थे और उन्हें उस रूप में क्या किया गया, बने रहने दिया गया कि आप बने रहिए। तो जजों को भी ऑप्शन दिया गया, भाई ये जो प्रावधान है ये लास्ट में संविधान में मिलते हैं, जो लास्ट के 15-20 अनुच्छेद हैं उधर ही आपका मिसलेनियस प्रावधान है। हम बता दें अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो। या दूसरा जो जिसे सरकार ने नियुक्त किया हो, अपॉइंट किया हो या नियोजित किया हो, वही सरकार का सेवक माना जाएगा। सरकार का सेवक में हायर एंड फायर का सिद्धांत भी लागू होता है, यानी कि सरकार नियुक्त कर सकती है तो सरकार क्या कर सकती है, बर्खास्त। तो हायर मतलब नियुक्त करना और फायर मतलब बर्खास्त करना। तो सरकार के पास पावर होता है नियुक्ति का भी और किसका, बर्खास्तगी का भी। जो सरकार का सेवक होता है वह सरकार से वेतन पाता है, यानी कि वेतन भी पाता है। तो ये सरकार का सेवक हो गया। अगली धाराएं आइए, 17 के बाद आ जाइए 18। आपका भारत की परिभाषा दी गई है। देखिए 2019 में संशोधन, देखिए आपका भाई इंडिया को परिभाषित किया गया है। तो देखिए अब ध्यान से यहाँ आपको सतर्क ये रहना है कि चूंकि आपका सेक्शन 1 में, फिर एक बार देखिए सेक्शन 1 में आपका संशोधन करके ये बता दिया गया है कि भारत में अब भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र शामिल है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य बाहर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य भी आईपीसी के लिए भारत में सम्मिलित कर लिया गया। यानी कि आईपीसी का विस्तार, एक राज्य जो छूटा था वह जेके वहाँ भी कर दिया गया। डेट याद रखिएगा कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019। तो ऐसी दशा में अगर पूछे कि भारत का मतलब क्या हुआ, तो अब संपूर्ण भारत मारना है और जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय नहीं मारना है, क्योंकि जेके में भी माने जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी आईपीसी अब क्या हो चुकी है, लागू। इसके पहले पूछा जाता है कौन सा कानून था, तो बताया गया था रणवीर दंड संहिता थी। अब कौन कानून लागू है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। अब अगला यहाँ नियम देखना है, जहाँ जहाँ भारत की परिभाषा है बेयर एक्ट पर यह अलग से कोरिलेट कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है, तो 2F में दी गई है। सीआरपीसी में 2F। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ लिया गया था कि भारत शब्द का यूज कहाँ हुआ है, तो भाई पहला ही लाइन तो भारत है बेयर एक्ट में, 1-1। भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का। ये इंटरव्यू में भी आए भाई कि भारत शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, तो पहले ही अनुच्छेद की जो पहली लाइन है, आपका भारत की परिभाषा दी गई है। तो भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। यहाँ भी पूछा गया है कि भारत में क्या लिखा है, भारत में फेडरल या परिसंघ, भारत एक परिसंघीय राज्य होगा, फेडरल स्टेट होगा। ये कहाँ संविधान में लिखा है, कहीं नहीं, क्योंकि फेडरल या परिसंघीय न लिखकर क्या लिखा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। तो भाई फेडरल ना मार दीजिएगा, क्या मारना है, राज्यों का संघ। फिर भाई कोई 18 के बाद 19, आपका पिछली बार पूछा भी गया था कि न्यायाधीश को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2015 एपीओ में। तो बस सेक्शन याद रखिए, सेक्शन 19 में
आपका जज को परिभाषित किया गया है, न्यायाधीश को, और न्यायालय को धारा 20 में। तो देखिए आपका फिर एक बार देखिए, यहाँ केवल ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा। न्यायाधीश को जब पढ़िए तो आपका इसमें 4 दृष्टांत दिए गए हैं, चारों दृष्टांत याद रखना है। एमपी का मॉडल थोड़ा भिन्न होता है। वहाँ पूछ लिया क्या कलेक्टर न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं। तो कुछ दशाओं में कलेक्टर भी क्या माना जाएगा, न्यायाधीश। जो पंचायत का मेंबर है, जिसे निर्णय देने का कुछ मामलों में अधिकार है, क्या वह न्यायाधीश है कि नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश में कौन शामिल है, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो न्यायाधीश शब्द आया है, इसमें मजिस्ट्रेट भी समाहित है। भले सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अलग अलग हो, लेकिन आईपीसी में एक ही माना गया है। यानी कि जहाँ जहाँ जज शब्द आए, मजिस्ट्रेट भी उसमें समाहित है कि नहीं है। तो फिर एक बार देखिए भूमिका, तब आपका बताया जाए भाई। यानी कि न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ, पहले फिर एक बार शुरुआत किया जाए, एक क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका न्यायाधीश का अगर मतलब, पहले तो सेक्शन फिर याद रखिए, किस सेक्शन में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है, तो 19। न्यायालय को किस में किया गया है, 20। अब पहले सीआरपीसी से कोरिलेट किया जाए। देखिए जहाँ तक सीआरपीसी का प्रश्न है, वहाँ मजिस्ट्रेट शब्द का अलग अर्थ होता है और न्यायाधीश का अलग होता है। अगर मजिस्ट्रेट लिखा है तो वहाँ न्यायाधीश शामिल नहीं है सीआरपीसी में, और न्यायाधीश लिखा है तो उसमें मजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। जैसे कि आपका सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ तक के लोगों को मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इसके ऊपर के जितने जज माने जितने लोग हैं न्यायपालिका में, उनको मजिस्ट्रेट न कह के न्यायाधीश कहा जाता है। अब समस्या ये आई कि न्यायाधीश कहा जाता है, यानी कि सीआरपीसी में दोनों शब्दों में क्या है, अंतर है, दोनों का पावर अलग अलग है। लेकिन जहाँ तक आईपीसी की बात है, चाहे वह न्यायाधीश हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, दोनों को एक ही में समाहित किया गया है। और किस शब्द में समाहित किया गया है, न्यायाधीश में। मजिस्ट्रेट शामिल है इसमें। अब देखिए बैरक भाषा, न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट हो जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, यानी कि उसे पावर दिया गया है कानूनन। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए, जो पद रूप में न्यायाधीश है उसे तो न्यायाधीश कहा ही जाएगा, और जो व्यक्ति भले उसका पद न्यायाधीश का न हो, लेकिन अगर वह निम्नलिखित कार्यों में से कोई एक कार्य करने का हक रखता है, तो उसे भी न्यायाधीश माना जाएगा। भले आम भाषा में उसे पंचायत का सदस्य कहा जाता हो, भले आम भाषा में कलेक्टर कहा जाता हो, लेकिन निम्नलिखित कार्यों में से अगर कोई एक कार्य करने का क्या रखता हो, पावर, तो कौन कौन से कार्य हैं, चाहे वह सिविल मामलों में रखता हो या किस में, क्रिमिनल में। अंतिम निर्णय
अब आइए, यानी कि जो भी व्यक्ति फाइनल डिसीजन या किसी सिविल या आपराधिक मामलों में अंतिम निर्णय देने में कानूनन सक्षम है, वह न्यायाधीश माना जाएगा। पहला नियम। या ऐसा निर्णय जो अगर अपील न हो तो अंतिम हो जाएगा। इसका मतलब कि अपील का प्रावधान था, पक्षकारों ने अपील नहीं की और अपील न होने के कारण, अपील का समय बीतने के कारण ऐसा निर्णय क्या हो गया, फाइनल। या ऐसा निर्णय है जो अन्य प्राधिकारी द्वारा ओके या पुष्ट किए जाने पर अंतिम होता है। तो अन्य अधिकारी द्वारा पुष्ट किया जाना, इसका मतलब ये हुआ कि एक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं, मृत्युदंड। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने मृत्युदंड दिया है तो वह तभी अप्लाई होगा, अब अपराधी को फांसी पर तभी लटकाया जाएगा जब किसके द्वारा पुष्ट हो जाए, हाई कोर्ट। यानी कि वह अंतिम तभी होगा जब किसके द्वारा ओके हो जाए, हाई कोर्ट। तो ऐसा निर्णय देने में अगर कोई भी प्राधिकारी सक्षम हो, नाम पर न जाइएगा, चाहे समाज में उसका कुछ भी नाम क्यों न हो, वह मजी न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो आइए अब कुछ निर्णय कराइए। देखिए भाई, दृष्टांत देखिए। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सन तो आपका लिखवाया गया। देखिए फिर एक बार आपका ये समझना भाई, आपका ये सोच रहे होंगे 1859 का एक्ट नंबर 10, कानून का तो नाम ही नहीं दिया। तो कानून है, जब सबसे पहले जो हमारी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दीवानी प्रक्रिया या सिविल प्रक्रिया संहिता बनी, वह 1859 में बनी और उसका एक्ट नंबर 10 था। तो जो प्रथम बार सीपीसी 1859 में बनी थी, उसमें कलेक्टर को कुछ सिविल मामलों में निर्णय देने का क्या दिया गया था, अधिकार। तो क्या कलेक्टर आपका न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिविल मामलों में उसे देखिए, कलेक्टर का आपका पूछा जाता है, गलत ना हो, अब सोशल मीडिया पर भी लोग पूछते हैं कि कलेक्टर न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अगला, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की क्षमता प्राप्त है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसे किसी आरोप या इल्जाम के बारे में चाहे जुर्माना चाहे इम्प्रिजमेंट देने की क्षमता प्राप्त है, चाहे वह न्यायाधीश हो या मजिस्ट्रेट हो, क्या वह मजिस्ट्रेट न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह जुर्माना देने में या कारावास देने का क्या रखता हो, पावर रखता है। अगला ये तीसरा, मद्रास संहिता के सन 1816 नहीं के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति रखने वाला जो पंचायत का सदस्य है, क्या वह न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो अब तक कौन कौन माने गए, फिर याद रखिए, कलेक्टर माना जाएगा कि नहीं,
मजिस्ट्रेट जो जुर्माना या कारावास का दंड देने की क्षमता रखता है माना जाएगा कि नहीं। पंचायत का सदस्य जो किसी मामले में सुनवाई करके अंतिम फैसला दे सकता है वह माना जाएगा कि नहीं। लेकिन एक चौथा ही आपका सतर्क रहना है। एक उदाहरण है जहां न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे। चारों उदाहरण देगा और पूछा जाता है कि कौन न्यायाधीश नहीं है तो वह उदाहरण आप याद रखिएगा। लास्ट उदाहरण याद रखिए। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को ट्रायल के लिए विचारण के लिए सुपुर्द यानी कि कमिट करने की केवल शक्ति प्राप्त है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका केवल कार्य है संज्ञान लेकर आगे मामला भेजना। वह कोई दंड देने की क्षमता नहीं रखता। भारत में वैसे अब कोई उदाहरण ऐसा नहीं है क्योंकि सबसे निचला मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। उसे भी 1 वर्ष और 5,000 रुपया जुर्माना देने की शक्ति है। फर्स्ट क्लास को भी है 3 साल 10,000। सीजीएम को भी 7 साल है। तो भारत में पहले ऐसे मजिस्ट्रेट थे थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहले थे। अब ये चूंकि कानून भाई 1860 का बना है, संशोधन हुआ नहीं, तो पुराने नियमों के अनुसार ही चलता है। लेकिन आज नियम थोड़ा क्या हुए हैं, तो फिर एक बार याद रखिए यही गलत होगा। जिस मजिस्ट्रेट को निर्णय सुनाने की क्षमता नहीं है या वह जुर्माना या दंडादेश का दंड दे ही नहीं सकता, केवल उसका कार्य है कि वह अपराध का काग्निजेंस ले, अपराध का संज्ञान ले, अपराध से भेज्य हो। तो शाम वाले पीरियड में बताया गया है कि काग्निजेंस सीआरपीसी की धारा के तहत लिया जाता है 190 190 के तहत। और आपका कह सकते हैं कि संज्ञान लिया जा सकता है। तो बताइए सामान्यतः संज्ञान कौन लेता है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब लेगा? जब सीजीएम द्वारा अथराइज किया गया हो, जिसके वह अधीनस्थ हो। यानी कि ये नहीं कि दूसरे जिले का सीजीएम आके नहीं। जैसे प्रयागराज में तो प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अगर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अथराइज कर दिया, तब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या ले सकता है ऑफेंस का? काग्निजेंस। तो अब देखिए, वैसे भारत में अब कोई मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं है जिसे केवल सुपुर्द करना हो। दंड देने की क्षमता अब सभी मजिस्ट्रेट रखते हैं, क्योंकि द्वितीय वर्ग भी बताया गया रखता है, प्रथम वर्ग भी। तो आपका लेकिन पहले ये था कि कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे होते थे जो अपराध से अवगत होते थे और उसमें निर्णय देने की क्षमता उसमें नहीं थी। अवगत होकर वह क्या करते थे? ऊपर कमिट कर देते थे। तो फिर एक बार लास्ट में सीआरपीसी जो लोग शाम को पढ़ रहे हैं वो तो बता सकते हैं कमिट किस सेक्शन के तहत किया जाता है वर्तमान में। तो 209 यानी कि मजिस्ट्रेट अपराधों मामले को सुपुर्द करता है, उपार्पित करता है, भेज देता है, कमिट करता है 209 के तहत। किसको करता है? सीआरपीसी 209 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन को। तो इस प्रकार धारा 19 तक बताया गया। अभी 10 मिनट बाद कॉन्ट्रैक्ट चलेगा भाई, लेक्चर आज चलेगा 37 से। अभी 10 मिनट बाद आपका संविधान नियम चलेगा। इसको कल आगे हम धारा 20 से लास्ट आपका दृष्टांत जरूर याद रखिएगा। जिसको केवल कमिट करने का पावर है वह न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं? नहीं। तो रेस्ट 10 मिनट ले लीजिए, तब आपका भाई ये